नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और द लॉ मेकर्स के आज के इस अंक में बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को लेकर उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए संसद में किस तरह से कार्य कर रहे हैं। बात होगी भारतीय संसद में किस तरह से लघु पार्लियामेंट के रूप में, मिनी पार्लियामेंट के रूप में पार्लियामेंट कमेटी काम करती है। बात होगी कि किस तरह से विधेयक आते हैं और दोनों हाउस से पास होने के बाद बिल का रूप लेते हैं। हम बात करेंगे इन सांसदों से लॉ मेकर्स के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर, और इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद अमर पटनायक साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सर नमस्कार। सर, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स यानी कि सांसद जब चुनकर आते हैं संसद में, तो संसद में उनकी भूमिका एक बड़ी व्यापक होती है। एज एन लॉ मेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां और दायित्व उनके ऊपर होते हैं। लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल, एक सांसद जब चुनकर आता है, चाहे वो किसी हाउस में आए, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, चूंकि आप राज्यसभा से सांसद हैं, कितना अहम दायित्व होता है एक सांसद के तौर पे जनता की उम्मीदों को पूरा करने में सांसद का? देखिए, मेरे ख्याल में सांसद का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जो है, इसलिए नाम भी सांसद रखा हुआ है, लॉ मेकर रख गया, कि उसको लॉ बनाना है। वो लॉ बनाता है देश के लिए। बिल्स आते हैं सरकार की तरफ से, उसको डिस्कशन होता है, तो वो जो सांसद है उसका रोल रहता है कि उसको एग्जामिन करे, और एग्जामिन करे देश के जनता के हित के लिए जो अच्छा उसमें रिकमेंडेशन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, वो सजेस्ट करे। सरकार कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डिबेट है, उस डिबेट में उसका अपना साइड उसको रखना चाहिए। तो एक अच्छा लॉ बनेगा, क्योंकि उस लॉ को सारा भारतवर्ष जैसे बड़ा देश में 140 करोड़ लोगों के लिए वो लागू होगा। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो वो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। दूसरा है कि जो सांसद है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब आप आते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में आते हैं, एक तो एमएलए है। एमएलए जो है वो उनका जो एरिया का, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें दो पहलू आता है। एक, आपका राज्य के बारे में बताया जाए। राज्यसभा में ज्यादातर राज्य का ओवरऑल जो डिमांड है, जो अपेक्षा है, जो भी है, उसको बोलने का। लोकसभा में जो है उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात में बोलते हैं। उसमें लोगों का ये रहता है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कुछ लेना है, कुछ टैक्सेस आना है, कुछ डिवोल्यूशन आना है, फंड्स आना है, स्कीम में पैसा नहीं आया है, ज्यादा लोगों को इंक्लूड करना है, डिक्लेयर करना है, SC ST, ये सब बहुत अहम मुद्दा रहता है। तो लोगों को ये भी अपेक्षा रहता है कि कैसे हमारा सांसद वहां पे जाके इसको उठा रहा है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण सबसे है जो बड़ा हाउस में होता है। तीसरा है जो उसमें उससे भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो है कमिटीज में। कमिटीज में आप जैसे बोले अभी कि लघु पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट, वो हाउस का अंग है, वो हाउस ही है। उसी का रिपोर्ट हाउस को जाता है, उसका अवमानना हाउस का भी अवमानना जैसा है, प्रिविलेज उसी में आता है। तो उसमें जो बिल्स पहले जब हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ज्यादातर क्या होता है, ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया हुआ है कि सब्जेक्ट कमेटी वहां पे बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी है। 2-3 डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बना है। जैसे कि मैं फिनेंस स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। तो उसमें जो बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसमें लोगों के साथ डिबेट करने जो MPs हैं, वो इतना बड़े हाउस में 550 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में, तो डिस्कशन जिस डेप्थ तक होना चाहिए, जितना गहराई तक जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ये कमिटी व्यवस्था इसलिए रखा हुआ है कि आप कमिटी में पूरा टाइम का कोई प्रावधान नहीं है, आप जितना चीज डिस्कस करना है कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हुआ, कोई NGO का लोग जो इसमें अफेक्टेड होगा, कॉमन सिटीजन को भी बुला सकते हैं। सबसे अच्छी कमेटी की एक और बात है कि पार्टी लाइन से ऊपर हटके होते हैं। पार्टी अलग है, सब्जेक्ट पे बात होती है, और वहीं से जो सार निकलता है, जो डिस्कशन होता है, उसके बाद जब आप टेबल करते हैं तो उसका इंपैक्ट भी दिखता है। इनफैक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, मैं थैंक यू सो मच। इसलिए कि जो पार्लियामेंट में जो डिबेट होता है वो पार्टी लाइंस पे चलता है, कभी कभी व्हिप भी हो जाता है, लेकिन कमिटी में कोई व्हिप नहीं होता है। कमिटी में बाईपार्टिजन जो देश का हित में है वो करते हैं। और मैंने कई बार देखा हूं कि
ऑपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टी एक मुद्दे पे इकट्ठा होकर वहीं पे डिसीजन लेते हैं कि इसका चेंज ये करना चाहिए, अमेंडमेंट, और सरकार ज्यादातर उसको एक्सेप्ट भी किया है। सर कमेटी की बात आ गई तो सर पहले कमेटी पे ही पूरी बात करते हैं। आपने जैसे बताया फाइनेंस कमेटी में है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उस कमेटी में आते हैं। चेयरपर्सन जयंत सिन्हा साहब हैं उस कमेटी के, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, और इसमें जैसा आपने भी कहा मैंने भी कहा कि पार्टी लाइन से ऊपर बातें होती हैं। आपके समय में ऐसे कौन से विधेयक उस कमेटी को गए जिसमें आपके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई और बाद में जब वो बिल या किसी इम्पैक्ट में आया तो उसका इम्पैक्ट देखने को भी मिला? सर आप अभी देखिए, मेरा जो अभी इमीडिएटली याद आ रहा है वो है कंपटीशन लॉ अमेंडमेंट बिल जो अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। वो हमने काफ़ी डिस्कशन किया, बड़े बड़े भारतवर्ष के बड़े बड़े लॉ फर्म से डिस्कशन किया, और हमारे फाइनेंस कमेटी में आपको मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि उसमें जयंत सिन्हा जी है, जो जिनको बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। चिदम्बरम साहब हैं, पहले मनमोहन सिंह साहब रहते थे, अपना रविशंकर प्रसाद जी है, काफ़ी मतलब ये एक्सपीरियंस। तो उसमें हम लोग बाहर के लॉ फर्म्स के लोगों को भी बुला के काफ़ी सारे चीज़ रिकमेंडेशन किए थे, और आपको जान के खुशी होगी, मुझे तो बहुत प्रसन्नता इसलिए आया, सब लोगों को आया हमारे कमेटी में, कि हमारे काफ़ी रिकमेंडेशंस अभी जो नया री-इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें इम्पैक्ट हुआ है। तो देश के लिए अच्छा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना कि देश को आगे बढ़ाना है, उसमें वो बहुत ज़्यादातर इसको एक्चुअली इम्पैक्टफुल रहेगा। कंपनीज जो कंपटीशन लॉ में बेनिफिट नहीं पाते थे, छोटे छोटे कंपनी, उनको फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो मेरा अभी याद आ रहा है। दूसरा चीज़ एक है कि हम लोग जो रिकमेंडेशन दिए हैं फाइनेंस कमेटी में पिछले कुछ बिल्स में, जैसे कि आप देखेंगे कि हमने बोले कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, या वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम लोग जो सलाह देते हैं मिनिस्ट्रीज को, आप ऐसा करिए, उसको पैसा खर्चा करने से अच्छा होगा, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो फाइनेंस कमेटी बहुत ही इंटेंस काम करता है और बहुत ही टेक्निकल है। मेरा तो बैकग्राउंड है कि मैं सीएजी से आया हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ उसमें आसानी रहता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर मेंबर पढ़ के आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो कि डिबेट में आपको 5-6 मिनट मिलते हैं, और लेकिन वहाँ पे आपको पूरा टाइम है, 2-3 राउंड में पूछते हैं, आप पहले उनसे रिस्पॉन्स भी सुनते हैं। तो मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह रहेगा सब एमपीज को कि उसी में ज़्यादा हम दें, तो शायद ये हो कि वो कैमरा में ना आए, लेकिन देश का प्रोग्रेस में, देश का प्रोग्रेस के लिए उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल देश की नीतियों में बहुत बड़ा सहयोग। बड़ा सर जब अभी आपने बात की कमेटी की और आपने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे हम बात करते हैं कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो मोदी सरकार है उसके 9 सालों में बहुत अहम बिल पास हुए। आप चूंकि फाइनेंस से हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप सांसद हैं। बहुत अहम बिल जीएसटी का था जो आधी रात को संसद ने बैठ कर पास कराया। ट्रिपल तलाक, 35A, जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम देश में सॉल्व नहीं हो रहा था, उसमें जो बोल्ड स्टेप लिया गया, मेरे ख्याल में वो सबसे महत्वपूर्ण बिल था। बाकी जो चीज बिल्स थे, सीएओ का हुआ, उसमें एक्चुअली देखा जाए तो माइन्यूटली ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको बना दिया गया। लेकिन J&K जो देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जब से भारत इंडिपेंडेंस पाया तब से प्रॉब्लम है, उसको मुझे लगता है कि पहली बार कोई जो इसको एक नई तरीके से देखा और एक बोल्ड स्टेप लिया, और मुझे लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक मेरा विश्वास है कि वो खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा आपने जीएसटी बोला, जीएसटी भारत खाली नहीं, इनफैक्ट पृथ्वी में, विश्व में एक ऐसा एक अंदाज है जिसमें इतने सारे बड़े कंट्रीज के 30 राज्यों में सब मिलकर एक काउंसिल बनाए और उसको यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर दिया, 1 नेशन 1 टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, और ये मुझे लगता नहीं है बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे होगा जो इसका इतना बड़ा साइज होगा, डेमोक्रेसी होगा, सब लोगों को कंसेंसस में लेके इसको बनाया गया है। हर पार्टी में, खाली रूलिंग पार्टी नहीं, सब पार्टी मिलकर इसको कहे। ये तो विश्व को दिखाना चाहिए कि भारत का डेमोक्रेसी ऐसा ही फंक्शन करता है। अपना डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन देश के हित के लिए जो चाहिए उसको तो हम करते हैं। बहुत बड़ी बात कही अमर पटनायक जी ने कि डेमोक्रेसी हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में, और जो लॉ मेकर्स है, जो सांसद हैं, उनका काम होता है संसद में आकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। मतभेद हो सकते हैं,
दोनों के बीच में किसी विचार को लेके, किसी बिल को लेके, किसी मुद्दों को लेके, लेकिन मनभेद नहीं है। ये बहुत अहम और इंपॉर्टेंट बात की। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, जब ऑनरेबल एमपी आते हैं हाउस में, जनता की बहुत आकांक्षाएं होती है, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, जनता उनसे काफी उम्मीद करती है और उनकी उम्मीदों के लिए कई सारे पहल लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिए गए हैं, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन तीनों काफी अहम पहल हैं। और जैसा कि आप राज्यसभा से हैं, तो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ साहब का तो साफ तौर पर मानना है कि क्वेश्चन आवर बाधित नहीं हो, प्रश्नकाल किसी भी सूरत में बाधित नहीं होनी चाहिए, 0 आवर में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, स्पेशल मेंशन पे भी सांसद अपनी बात रखें। सर, इन तीनों पहल को कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके स्मरण में आपने जो मुद्दे उठाए उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे। देखिए, आपने जैसे बोला प्रश्नकाल, 0 आवर, स्पेशल मेंशन, ये ऐसे तीनों पहलू है जो 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 आर्किटेक्चर पार्लियामेंट का फंक्शनिंग में दिया गया है, प्रावधान रखा गया है, इसलिए रखा गया कि ये मेंबर्स के राइट्स है। अपने एक मेंबर इसके ऊपर अपना 0 आवर में अपना डिमांड रख सकता है, स्पेशल मेंशन में अपना डिमांड रख सकता है, अपने राज्य का डिमांड रख सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिमांड का रख सकता है। और क्वेश्चन आंसर में आप देखिए, 0 आवर में, स्पेशल मेंशन में हालांकि आपको उत्तर मिलता है, बाद में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में उसी टाइम पर उत्तर देना है और 2 सप्लीमेंट्री उसके ऊपर भी उत्तर देना है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी प्रिपेयर तैयार करके आता है, और जो रिप्लाई भी देते हैं मंत्री देते हैं तो उसका भी रिप्लाई रखते हैं। तो कितना तैयारी जाता है। मैं तो उसको और दूसरा एक एंगल उसमें भी देता हूं कि उसमें पहली बार ये भी होता है, मंत्री अपने डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज कैसे काम करते हैं, वो तो रेगुलरली उनके साथ मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में वो जो मंत्री पूछेंगे उसको भी वो रिप्लाई देना पड़ेगा मंत्री को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों पर्पस सर्व करता है। और ये जो चीज़ है, ये जो इंडिविजुअल पावर है एमपी का, इसी से ही आता है। बिल्स का डिस्कशन वो गवर्नमेंट का बिजनेस है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का बिजनेस, लेकिन प्रश्नकाल, 0 आवर, स्पेशल मेंशन, इसमें मेंबर्स को राइट है, वो किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो या देश के लिए भी। सपोज कहीं आपने बड़ा चीज़ देखा जिसको आप चाहते हैं कि सारा सांसद उसमें मिल के शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बाद में कर लें, तो उसमें इसमें उठा सकते हैं। और प्रश्नकाल में मैं तो राज्य का काफ़ी चीज़ उठाया हूँ, और उसमें मुझे जो आंसर मिला है उसमें कई चीज़ में एक डेडलाइन, जैसे कि आपके 5G टेलीकम्युनिकेशन के बारे में मैंने उस दिन 0 आवर में उठाया था, तो उसमें प्रश्न आया, उत्तर बाद में आया कि हम 2024 तक इसको करेंगे। और हम उठाते हैं कि कभी कभार देश के लिए करते हैं कि भाई अपना MSME सेक्टर के लिए क्या किया गया है, वीवर्स अपना जो क्राफ्ट्समैन है उनके लिए क्या किया गया है। तो मैं कभी भी मेरा प्रश्नकाल में ये नहीं करता हूं कि ऐसा एक प्रश्न पूछूं जिसमें मंत्री आंसर नहीं दे पाएंगे। मैं हर टाइम सुझाव देता हूं, और कई बार मुझे इस प्रसन्नता है, मंत्री जी आके मुझे बाद में भी बोलते हैं कि आपका तो बहुत सुझाव अच्छा है। और कई बार वो बोलते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, एनवायरमेंट, भूपेंद्र जी बोले कि आपका सुझाव अच्छा है, हम कंसीडर करेंगे। सर, आपकी एक खास पहचान है, आपकी शालीनता, आप मुद्दों पे बात करते हैं और पूरा देश ने आपको देखा है, जब भी आप सदन में बोलते हैं तथ्यपरक बातें रखते हैं, और विपक्ष के सांसद के तौर पे भी आपकी बातों को प्रमुखता से सुना जाता है। एक अहम सवाल सर, जनता की बड़ी उम्मीदें होती है लोकतंत्र के मंदिर को उस स्वरूप में देखना जहां पर मुद्दों की चर्चा हो, जहां गरिमा दिखे। आप प्रशासनिक सेवा से आते हैं, आपने बहुत करीबी से प्रशासन को देखा है, लॉ मेकर्स भी हैं। सर, बीइंग ए एमपी, अगर मैं अमर पटनायक जी की बात करूं, एज ए सांसद अमर पटनायक जी से अगर जानना चाहूं कि संसद की गरिमा किस तरह की होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष के बीच में, चाहे वो ट्रेजरी बेंच से आपके मतभेद हो, बट किस तरह की स्वरूप जनता देखना चाहती है, वो किस तरह का रहे? मेरे ख्याल में अपोजिशन हो या ट्रेजरी बेंचेस हो या छोटी छोटी पार्टीज में, सबका एक ही चीज रहना चाहिए ध्यान में कि देश का प्रगति कैसे हो, बिल्कुल, राष्ट्र के सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी कैसे बजाय रखेंगे, ये सबका, हम भारतवर्ष का हर सिटीजन का ये रहना चाहिए। और वो भी एक्सपेक्ट करता है सांसद से कि आप ऐसे पक्ष ना रखें, ऑपोजिशन, जस्ट बिकॉज यू आर इन द ऑपोजिशन आप कुछ बोले जैसे देश का सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के ऊपर आंच आए, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के ऊपर आंच है। आप इसमें कह सकते हैं कि ये आप सोचते हैं कि ये मार्ग है प्रोग्रेस का, ऑपोजिशन कहता है ये मार्ग है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, बहस कीजिए, लेकिन प्रोग्रेस को रोकना या पार्लियामेंट में डिस्कशन ना होना,
मैं तो एक छोटा सा रीजनल पार्टी से आता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उड़ीसा एक पुअर स्टेट भी है, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के डिमांड को सांसद में रखें। लेकिन जब सांसद चलेगा नहीं तो कहाँ रखेंगे? बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज उसका हाईजैक कर लिए, छोटे पार्टीज को चांस नहीं मिलता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी वो देखते हैं। तो बड़े पार्टीज को इसलिए मेरे ख्याल में ये जो प्रोसेस है ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब प्रभाव इसलिए पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे रीजनल पार्टीज ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बड़े पार्टीज छोटे पार्टीज को चांस नहीं दे रहे उनको डिमांड उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका प्रभाव भी वहाँ पे पड़ता है कि जब बड़े पार्टीज वहाँ पे इलेक्शन में जाते हैं तो रीजनल पार्टीज बोलते हैं कि ये बड़े पार्टीज तो बड़े बड़े चीज की बात करते हैं, राज्य के बारे में बात नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में सांसद चलना चाहिए। सांसद का गरिमा इसी में वृद्धि होगी जब वाजपेयी जी थे या बड़े बड़े नेता थे, नेशनल इश्यूज पे सब इकट्ठा हो जाते थे और उसको पृथ्वी को, विश्व को उतने हजार बार इसको दिखाना है कि जब बड़े इशू आते हैं भारतवर्ष एक है सर। और आपने जो बात कही, मेरी कई ट्रेजरी बेंच के सांसदों से, सत्ता पक्ष के सांसदों से भी मेरी बात हुई, उनके मन में भी बड़ी वेदना है। जब प्रश्नकाल में माननीय किसी सांसद का सवाल आता है, इतनी सारी प्रक्रिया से गुजर के आता, ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया है और उस दिन संसद नहीं चलती है, तो एक दुख होता है, एक मलाल होता है कि जनता की वो आवाज जो सदन में रखते और जनता की आकांक्षाएं जुड़ी थी वो नहीं हो पाती। तो बड़ी वेदना सत्ता पक्ष की भी है, ऐसा नहीं है विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की भी है सर। और सत्ता पक्ष इसको स्वीकार भी करते हैं। वो सांसद जो पहली बार चुनकर आते हैं उनको सोचते हैं कि उनकी बात वहां सुनी जाए, लेकिन नहीं हो पाता। बिल्कुल सर। एक और सलाह सर, आप प्रशासनिक सेवा से आए हैं, लंबा अनुभव रहा है सर आपका कार्य करने का, और एक लॉ मेकर के तौर पे भी है। नए सांसद या कोई भी सांसद को अगर मैं आपसे कहूं कि एक सलाह संसद को लेकर दी जाए तो सर कैसे देते हैं सर उनको? एक सलाह ये रहेगा कि सांसद में आप जो बोलते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको माना जाता है, देश देख रहा है। उसी का आपका बोलने में आप जो शब्द यूज करते हैं, आप जिस तरह से बोलते हैं, आपका जो कंटेंट रहता है वो खाली पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में उसमें सब्जेक्ट कंटेंट रहना चाहिए जिसमें आप कभी कभार देश को प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भी सलाह दे रहे हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो डिमांड है, जो न्याय दाबी है, जिसको मिलना चाहिए, केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, उसको भी उठाइए। लेकिन सब चीज में मेरे ख्याल में एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए और उसके लिए डेकोरम मेंटेन करके ये सब बोलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा, जानने के लिए कि एक्चुअली उनका क्या प्रॉब्लम है। आप जो सोचते हैं क्योंकि आपको 4-5 लोग बोले हैं वो आप उनका शायद प्रॉब्लम ना हो। और उनको कभी कभार ये भी है कि सांसद से लोगों को एक राइट मैसेज भी जाता है कि शायद उनका सोच गलत हो सकता है क्योंकि ये एक्चुअल सोच है, हम लोग उससे उसको भी कन्वे करना चाहिए। सपोज सांसद से गलत मैसेज जाएगा कि डेमोक्रेसी ऐसे ही फंक्शन करता है, तो लोगों के मतलब बच्चों जो नया नया देख रहे हैं डेमोक्रेसी में, नए नए स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि हमने स्कूल में पढ़ा था ये, लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ पे खाली हंगामा होता है। ये परिचय नहीं बनना चाहिए। तो हम every MP should have this responsibility irrespective of political party। बिल्कुल, बड़ी बात सर। वह एक अंतिम सवाल सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक सेवा में, फिर अचानक सर क्या राजनीति में कैसे आए? सर ये पर्सनल है, बट आपकी संजीदगी, आपके तथ्यपरक बातों को पूरा देश जानता है। जब सदन में उठाया, आपके कार्यों के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा से राजनीति का टर्न कैसे हुआ सर? ये तो मैं कहूँगा कि ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की वजह से, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं है पॉलिटिक्स में और मेरा कोई सोच भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में आना है। पॉलिटिक्स के लिए हमने जो सोचा था कि ये चीज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, वो सब था नहीं, वो जो रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का कार्यपंथ था, जो मैंने देखा, एक्शन देखा, आप भी देखते हो कितना शालीनता रखते हैं उच्चारण में, आचरण में, सब चीज़ में। तो मैं जब उड़ीसा में अकाउंटेंट जनरल था, 5 साल काम किया, CAG का रिपोर्ट में मैं लिखता था स्टेट गवर्नमेंट में ये हुआ है, गलत है, ये गलत है। कभी भी मुझे बोले नहीं है कि आप ये क्यों लिखे। हर टाइम मुझे बोलते थे कि अच्छा हुआ आपने ये लिखा, हम इसको अभी रेक्टिफाई करेंगे। मैं तो इनका लीडरशिप में इतना प्रभावित था कि अब उन्होंने, मैं जाकर हर टाइम बोलता था सर मुझे कोई मौका मिलेगा उड़ीसा के सेवा करने के लिए तो मुझे बताइएगा। तो जब उन्होंने दिया मौका और बोला कि आप आके छोड़ के आइए, मेरे पास 10 साल का नौकरी बचा था, मैं सेक्रेटरी लेवल रिटायर कर सकता था, तो घर में सब मना कर रहे थे क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है।
लेकिन मैं एक निर्णय किया और वो निर्णय में जाके उनसे जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। और ये जानते हुए कि पॉलिटिक्स काफ़ी लोग बोलते हैं कि आसान नहीं है, और मैंने, लेकिन उसमें एक है कि पब्लिकली आप लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट हेल्प कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट में आप इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये मेरा एक मनसा था कि हम डायरेक्टली कुछ जाके स्लम्स लोगों के साथ बैठ के कुछ किया। ये भी जो बोलते हैं भाई, उनका जो कोविड के टाइम में किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया पाया, डायरेक्टली कहाँ से दूर दूर से उड़ीसा में फ़ोन करते थे कि बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई हो गया। तो ब्यूरोक्रेट जब था उसी लेवल पे क्या है ना, आप पासन कर देते हो इंस्ट्रक्शन नीचे को, ये करो ये करो ये करो। इसमें आपको डायरेक्टली करना पड़ता है, उसमें काफ़ी प्रसन्नता आती है। तो भगवान का एक चांस है टू एक्चुअली अचीव स्पिरिचुअलिटी। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें थे जिसके वजह से मैं एक डिसीजन लिया और ज्वाइन किया नौकरी छोड़ के। सर, अंतिम सवाल, और ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जब आपने जो डिसीजन लिया उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया, लोगों को खासी उम्मीदें हैं आपसे, आपका कुछ विजन की मेंबर रहते हुए, सांसद रहते हुए, कि मैंने कुछ इस सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर्स या किसी एक सेक्टर्स में बच्चियों की पढ़ाई को लेके या गरीबी उन्मूलन को लेके या कुछ ट्रांसपोर्ट को लेके कुछ ऐसा विजन तैयार किया है कि मैं अपने स्टेट के लिए ये करना चाहता हूँ? पहला चीज़ मैंने एक किया था, एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया था, इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये आते ही कुछ महीनों के बाद कि मुझे लगा कि इंडिया के, भारतवर्ष के जो हैंडलूम और वीवर्स जो हैं और क्राफ्ट्समैन जो है, ये विश्व विदित था, विश्व में प्रसिद्ध था ब्रिटिश आने से पहले। ब्रिटिश आके इसको ध्वंस कर दिया। तो मुझे लगता था कि इसी में उन लोगों को सहारा भी नहीं मिला। तो उसको एक नया दिशा दिखाने के लिए मैंने ये इनफॉर्मल ग्रुप बना। 15-16 एमपीज थे हर पार्टी के। माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा कि भाई सर, ये जो टेक्सटाइल का बड़ा मिनिस्ट्री है उसमें हैंडलूम है और पावरलूम भी है, आप हैंडलूम को निकाल के उसको थोड़ा नया नजरिया से देखिए। प्राइम मिनिस्टर का आप देखिए कैसा रिस्पॉन्स हुआ है कि अभी क्वाड्रपल दी प्रोडक्शन, डबल दी एक्सपोर्ट, डबल दी प्रोडक्शन, क्वाड्रपल एक्सपोर्ट, ये सब जो नतीजा भी उसमें आया। तो उसमें एक जो वाइट पेपर हमने बनाया, मंत्री जी को जाके दिया और उसके ऊपर काम किया। राज्य में भी उसके ऊपर जाके कैसे हो सकता है, सेक्रेटरीज के साथ बात करके किया। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके वो उसको ज़्यादा बेच सकते हैं, डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा चल रहा है। दूसरा जो मेरा क्लोज टू माय हार्ट जिसमें मैं काम करता हूँ, एक है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में भी वैसे ही कल मेरा मीटिंग हुआ था, हम लोग वही 10-15 लोग बैठ के, ऑल पार्टीज मिलके, कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव हर सेक्टर में है, लेकिन उसका चैलेंजेस क्या है, बच्चों के चैलेंजेस, महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस है, उसको गरीब लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है उनके पास कैसे पहुंचाना है, ये सब डिस्कशन करना है। और सरकार को, स्टैंडिंग कमेटी को सब जगह पे सलाह देना है। उड़ीसा में भी वही कि गरीब लोग जो हैं, रूरल एरिया जो ज़्यादा है, वहाँ पे उनको कोई टेलीडेंसिटी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है। तो उसको कैसे एड्रेस करना है, कुछ कंपनीज को बोल के उनको मोबाइल फ़ोन देना है, सो दैट बच्चे उनको पढ़ सकते हैं, स्मार्टफोन देना। सरकार भी कर रही है, हमारा सरकार कर रहे हैं वहाँ पे, नवीन पटनायक जी की सरकार, लेकिन कोई रह गया तो उसको भी कर सकते हैं। तो और तीसरा जो मेरा एम्फोसिस रहता है वो है क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट एनवायरनमेंट के ऊपर, कि उड़ीसा में भी उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एजी जब था, मैं उसी टॉपिक्स को लेता था जिसमें इंडस्ट्री सपोज कोई पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, एयर पोल्यूशन सपोज कहीं पे बढ़ रहा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के डेब्रिस रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों सेक्टर में मैं बेसिकली काम करता हूँ, काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ और एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के बात करता हूँ। तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपर्ट्स यूज़ करके एक बढ़िया प्लान बनाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे मिनिस्ट्रीज को भी फायदा होता है, मेरे को भी फायदा होता है। और यही एक सांसद की खासियत होती है कि विजन के साथ अगर वो लॉ मेकर्स के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है तो उससे न सिर्फ सांसद अपने प्रयासों से क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाता है, बल्कि लॉ मेकर्स के तौर पर जो उनकी एक जिम्मेदारी है और एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी है संसद में, उसको भी पूरा कर पाता है। अमर पटनायक जी का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके आधार पर सदन में तो उनके अनुभवों को पूरे देश ने देखा है। खासकर जनता की जो उम्मीदें हैं वो भी उस पूरा करने की आकांक्षाओं के साथ, विजन के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अमर जी ने कही कि जो कमेटी है, कमेटी में लॉ मेकर्स के तौर पर जो उनकी भूमिका है उसको खासी संजीदगी से निभाने का काम हर सांसद को करना चाहिए। और साथ में एक और अहम बात कि जो आपके पास पहर है, चाहे 0 आवर हो, चाहे क्वेश्चन आवर हो,
चाहे स्पेशल मेंशन हो, जो मौका मिलता है उसमें जनता के मुद्दों को आवाज देनी चाहिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर भी अपनी आवाज को मुखर रखना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से और बेबाकी से अपनी बात रखी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे बीजेडी के वरिष्ठ सांसद अमर पटनायक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एज एन लॉ मेकर वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और जो उनके विजन है वो आने वाले टाइम में जब तक उनका टर्म है वो अपने विजन को पूरा करेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।